नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस कैंपस यूट्यूब चैनल में। फिर से नया पॉइंट लेके आए कक्षा 11th की केमिस्ट्री का द्रव्य के गुणधर्म। कल आपने पढ़ा केमिस्ट्री के बारे में सामान्य परिचय, उसके बाद में द्रव्य के बारे में पढ़ा, द्रव्य की प्रकृति पढ़ी, उसके बाद में द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं का अध्ययन किया आपने। फिर आपने बड़े स्तर पर द्रव्य का वर्गीकरण पढ़ा। अब पढ़ रहे हैं आप द्रव्य के गुणधर्मों के बारे में। दोस्तों, वैसे तो पदार्थ के गुणधर्म अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु इनको दो भागों में मुख्यतः बांटा जाता है। द्रव्य के जो गुणधर्म हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इनको दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म फिजिकल प्रॉपर्टीज, और नंबर 2 है रासायनिक गुणधर्म केमिकल प्रॉपर्टीज। दोस्तों, भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं? द्रव्य यानी पदार्थ के वे गुणधर्म जिनको पदार्थ के संगठन एवं पदार्थ की संरचना में बिना कोई परिवर्तन किए ही मापा जा सके। द्रव्य के वे गुणधर्म जिन्हें मापने के लिए पदार्थ के संगठन में अथवा उसकी पहचान में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता है, ऐसे गुणधर्मों को कहते हैं भौतिक गुणधर्म। द्रव्य के यानी पदार्थ के वे गुणधर्म जिन्हें पदार्थ की बिना पहचान में परिवर्तन किए हुए या संगठन में कोई परिवर्तन नहीं करते हुए पहचाना जा सके, उन गुणधर्मों को कहते हैं भौतिक गुणधर्म। जैसे भौतिक गुणधर्मों में होते हैं रंग है, गंध है, गलनांक है, क्वथनांक है, हिमांक है, इसके अलावा श्यानता है, अपवर्तनांक है, घनत्व है, आदि सभी गुणधर्म हैं वो द्रव्य के भौतिक गुणधर्म होते हैं। इन्हें पहचानने के लिए पदार्थ के संगठन एवं पहचान में कोई परिवर्तन नहीं करते। वे गुणधर्म जिन्हें पदार्थ में के संगठन या पहचान में बिना कोई परिवर्तन किए हुए मापा जा सके, उन्हें कहते हैं द्रव्य के भौतिक गुणधर्म। जैसे रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक, हिमांक, श्यानता, अपवर्तनांक, घनत्व आदि। रासायनिक गुणधर्म ये वे गुणधर्म होते हैं जिन्हें मापने के लिए द्रव्य के संगठन एवं पहचान में परिवर्तन करना आवश्यक होता है, या जिनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए द्रव्य के संगठन और उसकी पहचान में परिवर्तन करना आवश्यक होता है, उन्हें कहते हैं द्रव्य के रासायनिक गुणधर्म। यानी कि संगठन में और द्रव्य की पहचान में कोई न कोई रासायनिक परिवर्तन करना पड़ता है, परिवर्तन आवश्यक है। जैसे दहन है, दहन अम्लता है, क्षारकता है, ऑक्सीकरण है, अपचयन है, विस्थापन है, प्रतिस्थापन है। ये आदि सभी ऐसे गुणधर्म हैं जिनको मापने के लिए द्रव्य के संगठन अथवा उसकी पहचान में परिवर्तन करना आवश्यक होता है। ये आपने पढ़े द्रव्य के गुणधर्म। फिर से देखिएगा एक बार, द्रव्य के गुणधर्म मुख्यतः द्रव्य के गुणधर्मों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 भौतिक गुणधर्म, नंबर 2 रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म किन्हें कहते हैं? द्रव्य के वे गुणधर्म जिन्हें पहचानने के लिए या जिन्हें मापने के लिए द्रव्य के संगठन एवं उसकी पहचान में परिवर्तन करना आवश्यक नहीं होता है, या बिना परिवर्तन किए ही जिन्हें पहचान या माप सकते हैं, वे गुणधर्म कहलाते हैं भौतिक गुण।
यानी कि द्रव्य के वे गुण धर्म जिनकी जांच हम उसके संगठन में बिना कोई परिवर्तन किए कर सकते हैं, उन्हें भौतिक गुण धर्म कहते हैं। उदाहरण के लिए बहुत सारे हैं ये, रंग, गंध, गलनांक, हिमांक, क्वथनांक, शांता, अपवर्तनांक, घनत्व और सब वगैरह, ताप है, दाब है, आयतन, ये सब इसी में। रासायनिक गुण धर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये वे गुण धर्म हैं जिन्हें मापने के लिए, जिन्हें जांचने के लिए द्रव्य के संगठन में अथवा उसकी पहचान में परिवर्तन करना आवश्यक होता है। यानी कि द्रव्य के संगठन में परिवर्तन करके ही इनको मापा या जांचा जा सकता है। जैसे दहन है, अम्लता है, क्षारकता है, विस्थापन है, प्रतिस्थापन है, अम्लता, क्षारकता, ऑक्सीकरण अपचयन, ये सब रासायनिक गुण। आगे पढ़ेंगे द्रव्य के गुण धर्मों के बाद हम मापन पढ़ेंगे, मापन की पद्धतियाँ, मापन की पद्धतियाँ पढ़ेंगे। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मापन की पद्धतियाँ, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मापन की पद्धतियाँ पढ़ेंगे आप। देखिए, सबसे पहले इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। 1960 से पहले अलग अलग देशों में मापन की पद्धतियाँ भिन्न भिन्न हुआ करती थी, या भौतिक राशियों के मापन अलग अलग काम में लिए जाते थे। 1960 से पहले मापन की 3 पद्धतियाँ थी प्रचलित। वो मापन की 3 पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? वो है CGS, MKS और FPS। CGS, इसमें जो लंबाई है उसको सेमी में मापा जाता है। इस पद्धति में लंबाई को मीटर में मापा जाता है और इस पद्धति में लंबाई को फुट में मापा जाता है। द्रव्यमान मापन की CGS पद्धति में द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता है और MKS में द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है। FPS में द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं। और तीसरी भौतिक राशि आती है समय। इस समय को CGS पद्धति में सेकंड में मापा जाता है। MKS पद्धति में भी समय सेकंड में मापा जाता है और FPS पद्धति में भी समय का मात्रक सेकंड होता है। इस प्रकार ये मापन की 3 पद्धतियां हैं जो 1960 से पहले प्रचलन में। 1960 के बाद 1960 में पेरिस में एक भार व माप से संबंधित 11वां सर्व सम्मेलन हुआ जिसे CGPM कहते हैं। उस सर्व सम्मेलन का नाम था CG। ये अक्टूबर में हुआ, अक्टूबर महीने में, और ये 1875 में बना था ये संगठन CGPM। लेकिन जो 11वां सर्व सम्मेलन था वो इसका 1960 में हुआ। ये संगठन जो बना था CGPM, कॉन्फ्रेंस जनरल डैश पॉइज मेजरमेंट, यानी कि भार व माप तोल का सर्व सम्मेलन था ये, जिसमें ये निर्णय लिया गया सभी देशों से जो मात्रक बनाए जाएंगे वो सभी देशों में एक ही नाम से जाने जाएंगे और उन मात्रकों का मापन समय समय पर होता रहेगा, मिलान होता रहेगा, ताकि मापन में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। इसके लिए अलग अलग अपने अपने देशों में एक और मापन की पद्धति तैयार की गई, मापन की संस्था बनाई गई। NPI नेशनल जो फिजिकल, अपने इंडिया में वो दिल्ली में काम करती है, जो लेबोरेटरी है फिजिकल, उसमें उसी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस प्रकार से सन 1960 में फिर ये जो 11वां
सर्व सम्मेलन हुआ 12वें माप तोल का, उसमें सर्वसहमति बनी। सर्वसहमति से एक पद्धति बनाई, एसआई पद्धति, जिसको फ्रांसीसी में सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं, यूनिट्स। इसका मतलब है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो मापन से संबंधित है। इस अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में किसी भी भौतिक राशि का जो मात्रक निर्धारित किया जाता है वो पूरे विश्व में उसी नाम से जाना जाता है। इससे विद्यार्थियों को एक देश से दूसरे देश में जाने पर मापन में से संबंधित जो तकलीफ आती है, कठिनाई आती हैं, वो नहीं होती हैं और सभी देशों में मात्रक एक ही नाम से जाने जाते हैं। परंतु 1960 से पहले अलग अलग मात्रक हुआ करते थे, तब जाके इसको संशोधन के लिए 11वां सर्व सम्मेलन हुआ अक्टूबर के महीने में, और ये फ्रांस में हुआ। और इसमें निर्णय लिया गया, सर्वसहमति से ये गोष्ठी बनाई जिसमें एसआई पद्धति का निर्माण हुआ, या एसआई पद्धति का उसमें निर्णय किया गया बनाने का। एसआई पद्धति के अनुसार जो किसी भी भौतिक राशि है उसमें के मापन के लिए एक तो संख्या का और एक उसका मानक होना जरूरी है। बात आती है कि मात्रक किसे कहते हैं? मात्रक, यूनिट्स। किसी भी वस्तु के मापन के लिए आवश्यक मानक जो उसी भौतिक राशि की प्रकृति का हो। किसी वस्तु के मापन के लिए आवश्यक मानक जो उसी भौतिक राशि की प्रकृति का हो, उसे इकाई, मात्रक या यूनिट। मात्रक किसे कहते हैं? किसी वस्तु के मापन के लिए आवश्यक वह मानक जो उसी भौतिक राशि की प्रकृति का हो, वह इकाई या मात्रक कहलाता है। एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक दिए गए हैं और 7 ही मूल भौतिक राशियां हैं। शेष अन्य सभी मात्रक हैं, वे इन्हीं 7 मूल भौतिक राशियों से व्युत्पन्न होते हैं, इन्हीं के मात्रकों से। देखिए सारणी में हम आपको बता रहे 7 मूल भौतिक राशियां क्या कौन सी हैं? क्रम संख्या, भौतिक राशि, भौतिक राशि का प्रतीक, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक का प्रतीक। पहली भौतिक राशि है लंबाई, दूसरी भौतिक राशि है द्रव्यमान, तीसरी भौतिक राशि है समय, चौथी भौतिक राशि है विद्युत धारा, पांचवी भौतिक राशि है ताप, छठी भौतिक राशि है पदार्थ की मात्रा, और लास्ट 7वीं मूल भौतिक राशि है ज्योति तीव्रता। फिजिक्स में 2 पूरक मात्रक और आते हैं, रेडियन, स्टेरेडियन, जो कोण होते, सरल कोण, घन कोण के। इसका जो प्रतीक होता है वो एल होता है, स्मॉल एल, स्मॉल एम, समय का स्मॉल टी, विद्युत धारा का कैपिटल आई, ताप का कैपिटल टी, पदार्थ की मात्रा का स्मॉल एन, और ज्योति तीव्रता का इंटेंसिटी। एसआई मात्रक जो है लंबाई का, वो मीटर होता है। द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है वो किलोग्राम होता है। समय का एसआई मात्रक जो है वो सेकंड है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है वो एम्पियर है। ये एम्पियर जो है एक वैज्ञानिक था
आंद्रे मेरी एम्पियर, उसके सम्मान में एम्पियर रखा गया है इसका मात्रक। ताप का SI मात्रक केल्विन है, ये भी वैज्ञानिक का नाम है। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वो मोल होता है, और ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो कैंडेला है। दोस्तों, इन मात्रकों का जो प्रतीक है, मीटर को हम M से व्यक्त करते हैं, किलोग्राम को kg से व्यक्त करते हैं, सेकंड को S से व्यक्त करते हैं, एम्पियर को A से व्यक्त करते हैं, केल्विन को K से व्यक्त करते हैं, और मोल को मोल लिखते हैं, और कैंडेला को CD से व्यक्त करते हैं। ये हैं SI पद्धति द्वारा निर्धारित 7 मूल भौतिक राशियां, उनके प्रतीक और 7 मूल मात्रक। अन्य जितनी भी भौतिक राशियां हैं इनके अतिरिक्त वो सभी व्युत्पन्न राशियां हैं, उनके जो मात्रक है वो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, जो सभी इन मूल मात्रकों से बनाए जाते हैं, व्युत्पन्न होते हैं। दोबारा देख लें, SI पद्धति के अनुसार मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 है, जिनमें लंबाई, द्रव्यमान, समय। मूल भौतिक राशियां कहते किन्हें? वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए कोई अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती, स्वयं जो अपने आप में व्यक्त होती हैं, वे मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं। अन्य भौतिक राशियां जितनी भी हैं वो सब इन्हीं भौतिक राशियों से व्युत्पन्न की जाती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियां या फिर व्युत्पन्न, उनके जो मात्रक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ये मूल मात्रक हैं और वे जो राशियां हैं वो व्युत्पन्न राशियां। हम देखेंगे एक एक के बारे में। तो इन्हीं से अन्य मात्रक बनाए जाएंगे, अन्य भौतिक राशियों के। वे किस प्रकार बनेंगे वो कुछ उदाहरण देके हम देखते हैं। तो 7 मूल भौतिक राशियों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीन, और ध्यान रखने योग्य बात है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 7 मूल भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं और इनके SI मात्रक कौन कौन से। आगे हम पढ़ेंगे कुछ अन्य राशियां जिनके मात्रक मूल मात्रकों से व्युत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अपन सबसे पहले आयतन पढ़ते हैं। आयतन, वॉल्यूम। आयतन, दोस्तों आयतन किसे कहते हैं? आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। किसी वस्तु द्वारा घेरा गया संपूर्ण क्षेत्रफल, किसी वस्तु द्वारा घेरा गया संपूर्ण क्षेत्रफल उसका आयतन कहलाता है। कोई वस्तु जितना स्पेस घेरती है अपने चारों ओर, वो उस वस्तु का आयतन कहलाता है। दोस्तों लंबाई का मात्रक आपने पढ़ा मीटर है, चौड़ाई भी एक तरह से लंबाई होती है तो इसका मात्रक भी मीटर है, ऊंचाई का मात्रक भी मीटर है। तो दोस्तों आयतन का जो मात्रक जो बनता है वो मीटर क्यूब बनता है, या इसे घन मीटर भी कहते हैं। तो जो आयतन का मात्रक बना है वो इस प्रकार से मूल मात्रक मीटर से बना है, और ये जो मात्रक बनेगा घन मीटर, ये आयतन का व्युत्पन्न मात्रक है या फिर आयतन का मात्रक कहलाता है। समझे? विमा जब आती है, विमा मात्रकों निकालते हैं, तो विमा में अपन को ध्यान रखना है
तीन मूल भौतिक राशियों के मात्रकों को लेना है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई के लिए अपन L लेते हैं, द्रव्यमान के लिए M लेते हैं और समय के लिए T लेते हैं और इनसे विमा निकालते हैं। द्रव्यमान को पहले ले लिया जाता है और समय को, ये लंबाई को बाद में। तो ये द्रव्यमान और लंबाई MLT। देखिए अब इस आयतन के जो विमा निकालेंगे तो इसमें जो द्रव्यमान है उसका मात्रक आयनीय द्रव्यमान के लिए तो M इसमें 0 ले लेंगे। लंबाई के लिए इसमें लंबाई का जो मात्रक है वो 3 12 है, तो ML3T इसमें आयनीय समय, तो इसको ML3T0 आएगा, M0L3T0 हो जाएगा। ये विमा निकल जाएगी। इस प्रकार से हम किसी भी भौतिक राशि की विमा और उसका मात्रक की गणना कर सकते हैं। अन्य जैसे अपन घनत्व की बात करते हैं दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट भौतिक राशि है घनत्व। मूल राशि नहीं है ये, लेकिन घनत्व जो होता है डेंसिटी, ये द्रव्यमान बटे आयतन होता है। यानी कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। दोस्तों द्रव्यमान का मात्रक आपने अभी पढ़ा है, किलोग्राम होता है, और आयतन का मात्रक आपने अभी पढ़ा है, घन मीटर होता है। तो घनत्व का जो मात्रक है वो हो जाएगा किलोग्राम प्रति घन मीटर, या इसे हम कहेंगे किलोग्राम मीटर इनवर्स 3। दोस्तों विमा निकालेंगे इसकी, तो विमा हो जाएगी M यानी कि द्रव्यमान के लिए मात्रक की इकाई 1 है, तो M1। L यानी कि लंबाई के लिए यानी कि मीटर की इकाई 3 है, लेकिन ये दोस्तों इनवर्स में है, इसलिए -3। दोस्तों समय के लिए इसमें कोई मात्रक नहीं है, इकाई नहीं है, इसलिए T0 हो जाएगा। तो ये जो विमा आई है ये घनत्व की विमा है, M1 L-3 T0। इस प्रकार हम किसी भी भौतिक राशि का मात्रक एवं उसकी विमा निर्धारित कर सकते हैं। और एक दो उदाहरण देखिए दोस्तों, अपन बात करते हैं चाल की। चाल और वेग दोनों एक ही है, परंतु बेटे एक सदिश राशि है और एक अदिश राशि है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। दोस्तों दोनों के मात्रक एक ही हैं। लंबाई के लिए, लेंथ के लिए एक इकाई है L1, और समय के लिए भी एक इकाई है, परंतु इनवर्स में। तो दोस्तों ये चाल एवं वेग की इकाई हो जाएगी, वो विमा हो जाएगी M0L1T-1। अन्य इसी प्रकार से किसी भी भौतिक राशि के लिए हम उसका मात्रक एवं विमा की गणना करेंगे, वो भी साथ जो मूल मात्रक है उन्हीं से अन्य भौतिक राशियों के मात्रक व्युत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अन्य किसी भी भौतिक राशि का मात्रक की गणना करना हो तो इन्हीं 7 मूल मात्रकों से हम उसे व्युत्पन्न करेंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियां हैं जिनके बारे में एक एक के बारे में थोड़ा परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन
द्रव्यमान व भार के बारे में। दोस्तों हम कई बार इन्हें एक समझ लेते हैं, दोनों को एक पढ़ लेते हैं छोटी क्लासों में, पर ये है नहीं। देखिए क्या है, द्रव्यमान क्या है? किसी वस्तु द्वारा या द्रव्य द्वारा, किसी द्रव्य या पदार्थ द्वारा जो अपने में जो संपूर्ण द्रव्य की मात्रा निहित की जाती है वो उसका द्रव्यमान होता है। किसी भी वस्तु में निहित संपूर्ण द्रव्य की मात्रा, किसी वस्तु में निहित संपूर्ण द्रव्य की मात्रा उसका मास कहलाती है। यानी कोई वस्तु कितनी सामग्री से मिलकर बनी है वो पूर्ण सामग्री उसका द्रव्यमान कहलाती है। भार, दोस्तों भार वस्तु पर पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल लगता है उससे इसकी माप की जाती है। किसी वस्तु पर लगने वाले पृथ्वी के गुरुत्वीय बल की माप को वस्तु का भार कहते हैं। किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर खींचती है उस बल की माप वस्तु का भार कहलाती है। भार, वेट। तो दोस्तों द्रव्यमान और भार में अंतर हो गया। द्रव्यमान है वस्तु में निहित संपूर्ण द्रव्य की मात्रा, यानी कि कोई वस्तु कितने द्रव्य से मिलकर बनी है वो उसका द्रव्यमान है। परंतु भार है कि वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर खींचती है वो कितने बल से खींच रही है उस बल की माप को वस्तु का भार कहते हैं। द्रव्यमान की जो इकाई है, द्रव्यमान की जो इकाई है वो किलोग्राम है, किलोग्राम, केजी। परंतु भार की जो इकाई है, क्योंकि एक तरह से बल है तो बल की जो इकाई होती है वो न्यूटन है, और जो न्यूटन होता है वो आपको पता निकलता है F बराबर ma से। जो बल है ये द्रव्यमान का मात्रक और त्वरण का मात्रक। त्वरण आप जानते हो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, आगे पढ़ेंगे अपन चैप्टरों में। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये दोस्तों भार का ऐसा ही जो मात्रक होता है वो या तो न्यूटन कह दो या फिर किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कह दो। ये भार का मात्रक है, जबकि द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, एक बात और बहुत अच्छी ये समझने लायक है कि द्रव्यमान जो है वो स्थान के साथ अपरिवर्तित रहता है। दोस्तों अपरिवर्तित कहने का मतलब है वस्तु का जो द्रव्यमान है वो सभी जगह समान रहता है, बदलता नहीं है। जैसे मेरा द्रव्यमान मान के चलो 60 केजी है पृथ्वी पर और मुझे चंद्रमा पर ले जाकर छोड़ा जाए तो मेरा द्रव्यमान 60 केजी रहेगा, क्योंकि मैं जितने पदार्थ से मिलकर बना हूं वो पदार्थ मेरे में यहाँ भी निहित रहेगा, चंद्रमा पर ले जाकर छोड़ेंगे तो वहाँ भी निहित रहेगा। परंतु दोस्तों मेरा भार जो है वो बदल जाएगा। भार ये स्थान के साथ बदल जाता है क्योंकि ये वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल होता है। तो चंद्रमा हमें उस बल से नहीं खींचता जिस बल से पृथ्वी खींचती है। यदि मेरा भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर ले जाके छोड़ेंगे तो मेरा भार केवल 10 न्यूटन रह जाएगा दोस्तों। वो इसलिए कि जो पृथ्वी पर वस्तु का भार है वो चंद्रमा पर भार का 6 गुना होता है, या चंद्रमा पर भार वस्तु के पर निहित भार से 6 गुना कम होता है दोस्तों। इसलिए भार है वो स्थान के साथ बदल जाता है, जबकि द्रव्यमान है वो स्थान के साथ अपरिवर्तित रहता है। यानी कि वस्तु का द्रव्यमान सभी जगह निहित समान रहता है, परंतु वस्तु का भार है वो स्थान के साथ बदल जाता है। ओके दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्रकाश के वेग से शेयर करें, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से शेयर करें, जिससे सभी लोगों तक ये जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। ओके, धन्यवाद।